गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से निश्चित रूप से आप लोगों को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अगेन डायग्राम के बेसिस पे हम लोग एक रीकैप देना चाहेंगे, चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस हैं, उनके अंदर मिलेगा, लेकिन रीकैप आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसको हम लोग अभी देखते हैं। डेढ़ सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें, तो जहां भी हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है वहां से हम लोग इंसिडेंट लाइट की बात करेंगे। सारी डिस्टेंसेस हमारी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी, या तो वो टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होंगी या तो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होंगी। इसी तरह से जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजरमेंट होगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट मेजरमेंट होगा। कुछ बातें हम लोगों को देखनी होंगी। ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो इट मस्ट बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, और अगर मैं अवे फ्रॉम इंसिडेंट रे यानी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये बात मेरे को ध्यान रखनी है। अगर मैं इस तरह को देखता हूं तो u मेरा ऑलवेज नेगेटिव होता है। v नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑब्वियस है। अगर v यानी जो इमेज है वो उसी डायरेक्शन में बन रहा है जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो v मेरा नेगेटिव होगा, और अगर दूसरी डायरेक्शन में बना हुआ है तो v मेरा पॉजिटिव होगा। अब डिस्टेंस ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट आपका इसी डायरेक्शन में होगा। इट मे बी ऑब्जेक्ट इधर हो, तब भी मेरे को साइन कन्वेंशन यही फॉलो करना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई मेजरमेंट हो रहा है तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट हो रहा है तो दैट मस्ट बी नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की हाइट वो ऊपर की तरफ रखा हो या नीचे की तरफ रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब ऑब्जेक्ट की हाइट के अपोजिट अगर कोई भी हाइट आप मेजर कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ऑब्जेक्ट नीचे रखा है या ऊपर रखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की जितनी भी हाइट है वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी हाइट्स हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे चीजें दी है, जैसे फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? पैरेलल आने वाली रे आफ्टर लेंस एक पॉइंट पे मिल जाए, दैट इज कन्वर्जिंग। तो जो बेसिकली मेरा कॉन्वेक्स हो कॉन्वेक्स था या कॉन्वेक्स था, इसी को मैं कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानता हूं। तो डिस्टेंस कन्वर्जिंग लेंस में जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज मेरी पॉजिटिव होती है, जबकि जो मेरा डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग कौन सा है? डाइवर्जिंग देखिए ये वाला है। यहां जो पैरेलल आने वाली रेज हैं वो आफ्टर लेंस क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट। अब आगे मैंने दिया है यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कुछ सिचुएशंस हमें ऐसी मिल जाती हैं जहां हम लोगों को पर्टिकुलर केसेस में ऑब्जेक्ट लेंथ को भी पॉजिटिव लेना होता है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तब बताएंगे, लेकिन 99% केसेस में आपको ऑब्जेक्ट लेंथ ऑलवेज नेगेटिव ही लेनी है। डिस्टेंस रियल इमेज की जो भी मेरी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और हाइट जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मैंने यहां हाईलाइट कर रखा है, आपको बता भी रखा है। इसके बाद मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, तो जो वर्चुअल इमेज है उनके लिए मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और जो रियल इमेज है उनके लिए जो मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? दैट इज हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा रियल इमेजेस के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। अब जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया है वो वैलिड है किसी भी लेंस के लिए, किसी भी टाइप का लेंस हो, हर लेंस के लिए वैलिड है। एज वेल एज जो मेरे हाफ सरफेस होते हैं जिनको मैं स्फेरिकल सरफेसेस के नाम से जानता हूं, उनके लिए भी सेम साइन कन्वेंशन मेरा लगेगा। अब कुछ एजम्पशंस की बात करते हैं, मैं लेंस की बात करूंगा, किसी भी स्फेरिकल सरफेस से इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा, रिफ्रैक्शन की बात करूंगा, हाफ इक्वेशन की बात करूंगा। तो कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस में क्या है? एक तो लेंस या स्फेरिकल सरफेस का जो अपर्चर है वो काफी छोटा होना चाहिए। दूसरी बात,
जो मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट लाइक होना चाहिए, मैं कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा यहां पे। तीसरा, जो फोकल लेंथ है किसी भी सरफेस की, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस है या व्हाटएवर सो कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, यानी पावर जो है काफी कम होनी चाहिए, या मैं कहूंगा वो थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ये एजम्पशंस है। जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले का करते हैं या हाफ इक्वेशन का करते हैं, तो ये 4-5 जो आपने एजम्पशंस लिए हैं ये बिना पूछे आपको एक एक लाइन में लिख देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां अब हम बात करना चाहेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस। तो देखिए किसी भी मैं जो इमेज फॉर्मेशन है उसको नाम कैसे देता हूं। यहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर में, तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर। पहला सरफेस मेरे को यहां पे कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, यानी जो डेंसर मीडियम है उसका सरफेस मेरे को कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो मैं कहूंगा थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो इसका नाम हो गया। अब पहली इमेज फॉर्मेशन को मैं क्लियर करना चाहूंगा, बाकी इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल डिट्टो आप लोगों ने ऐसे ही करनी है। यहां मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं पॉइंट लाइक, यहां से बहुत सारी रेज निकलती हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 ही रे कंसीडर कर रहा हूं। एक रे कंसीडर कर रहा हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस वाली, एक रे कंपैरेटिवली छोटा एंगल बनाते हुए ये वाली कंसीडर करता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो यहां पे चूंकि इंसिडेंट एंगल 0 ले रही है इसलिए बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे। तो लेकिन जो रे मेरी ये ऊपर गई थी वो यहां पे इंसिडेंट एंगल आई बनाएगी। नॉर्मल टू सरफेस की बात की है तो नॉर्मल टू सरफेस मेरा ऑलवेज इंटरसेक्ट करेगा कहां पे बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये मेरा नॉर्मल टू सरफेस इंटरसेक्ट करेगा। अब नॉर्मल टू सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये मेरे पास आई है। अब मैं क्या देखता हूं, नो डाउट जब रेयर से डेंसर में मेरी रे जाती है तो जो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल दिस वन, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कंपैरेटिवली छोटा होगा, यानी रे जो है वो सीधे आगे ना जाकर के नीचे की तरफ बैंड कर जाएगी। तो निश्चित सी बात है कि जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था उसको कहीं ना कहीं जाके काटेगी। जब कहीं भी काटेगी तो इमेज फॉर्मेशन आपको पता ही है कि 2 या 2 से ज्यादा रेज जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं, साइन कन्वेंशन की बात करूं, exactly this distance must be treated as minus u, image distance must be treated as plus का v in particular case, radius of curvature must be treated as here positive because of you are measuring distance from center of curvature कह सकते हैं, पोल कह सकते हैं। अब चूंकि मैंने पहले एजम्पशन ले रखा है कि भैया इसकी जो थिकनेस है काफी कम होगी, तो ऐसी स्थिति में मैं पोल की बात करूं या ऑप्टिकल सेंटर की बात करूं, दोनों में मान लेता हूं एक ही जगह पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं यहां से डिस्टेंस मेजर करता हूं r की, तो ये पॉजिटिव होगी। अब जरा एंगल्स की बात करें, इंसिडेंट एंगल क्लियर है, रिफ्रैक्टेड एंगल क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 क्लियर है, μ2 क्लियर है। इस पर्टिकुलर केस के लिए μ1 जो है वो छोटा है किससे, μ2 से। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे को 3 एंगल्स के नाम और देने हैं जो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल अल्फा, प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल टू सरफेस के बीच में एंगल गामा, प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टेड रे जो कि इमेज फॉर्म कर रही है दैट इज एंगल बीटा। ये मेरे को इसी तरह से नाम देने हैं, मेरा इमेज फॉर्मेशन कहीं भी हो कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन तो मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, डेरिवेशन तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको, लेकिन मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कि अगर मेरे को इस तरह का केस मिलता है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट रेयर में है, इमेज डेंसर में है, तो फॉर्मूला मुझे मिलेगा μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। यह फॉर्मूला मेरा ड्राइव होके आएगा। याद करने का तरीका, मेरा फाइनल इमेज μ2 में बन रहा है इसलिए μ2 ओवर v, मेरा ऑब्जेक्ट μ1 में रखा हुआ है इसलिए माइनस के साइन के साथ में μ ओवर u, क्योंकि u मेरा यहां पे नेगेटिव है। डिस्टेंस याद करने का तरीका है। अब यहां μ2 माइनस μ1 मैं देख रहा हूं तो यहां भी मेरे को μ2 माइनस μ1 मिला डिवाइडेड बाई r। ध्यान रहे v मेरा पॉजिटिव है, r मेरा पॉजिटिव है, तो किसी भी साइड में है लेकिन वो दोनों पॉजिटिव है, और u मेरा नेगेटिव है इसलिए मेरे को यहां पे ये सिर्फ ये याद करने का तरीका है, मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं। लॉजिक सारा मैं आपको बता चुका हूं रेगुलर क्लासेस में,
तो अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको यही कहूंगा कि जो हमारी रेगुलर क्लास है उसमें जाकर के उसको पहले एक बार देख ले। ये सिर्फ एक रीकैप है, तो डोंट फॉरगेट इट, वी आर गोइंग फॉर रीकैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मेरे को याद रखना है। और एक बात यहाँ पे और भी समझाएंगे, क्या? जब भी रेयर से डेंसर मेरे को रिफ्रैक्शन होगा, चाहे मेरा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, बिल्कुल इसके नजदीक रखा हो, दूर रखा हो, और दूर रखा हो, तो मुझे यही फॉर्मूला आकर के मिलेगा। इवन दैट कॉनकेव सरफेस क्यों ना हो, अब यहां पे तो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव सरफेस होगा तब भी मेरे को यही फॉर्मूला मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं रेयर टू डेंसर की बात करूंगा तो इस फॉर्मूले को याद रखूंगा, ऑलवेज यही फॉर्मूला मेरे को यूज करना है। अब ये मैंने नेक्स्ट फिगर, आप देखो ये फिगर तो सारी बना के आपको दिखनी ही चाहिए। पता नहीं एग्जामिनेशन में कौन सी फिगर के बारे में डिस्कशन हो जाए, ऑफ इंडियन में तो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आप इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं, केस तो वही है, लेकिन इसमें u बहुत छोटा है भैया। जब u बहुत छोटा है तो डेविएशन तो होगा, ये नजदीक तो आएगी जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन ये उतनी नजदीक नहीं आएगी कि आगे जाके इसको कहीं इंटरसेक्ट कर पाए। अल्टीमेटली इमेज फॉर्मेशन साइड में होगा नहीं होगा तो इसको वापस लेके आएंगे और इमेज फॉर्मेशन यही होगा। अगेन अल्फा मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ लेना है, बीटा मेरे को इमेज पे लेना है, और गामा मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेना है। वही सारा कॉन्सेप्ट। अब इस केस में u मेरा नेगेटिव है और v भी मेरा नेगेटिव है। अगर मैं अब यहां पे इक्वेशन की बात करता हूं तो dear students, there is no difference in final equation. You are going for mu2 over v minus mu1 over u, again mu2 minus mu1 over r, that is the same thing. एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आप इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल करने के लिए यूज करते हैं तो आपको अपने जो नोन क्वांटिटी है उनका साइन कन्वेंशन इसमें डालना है। साइन कन्वेंशन आप इनमें डालेंगे। दीज आर जनरल इक्वेशंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केस चेंज किया। क्या किया कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है। तो डियर स्टूडेंट, डेंसर मीडियम में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज फॉर्मेशन में करके दिखाया कहां पे, रेयर मीडियम में। बहुत बढ़िया सी बात, डायग्राम तो बनता है, बना देते हैं जी। कैसे? अगेन यहां से रे चली भैया, ये मेरे पास इंसिडेंट एंगल, ये इसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये वाला होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर या नॉर्मल टू सरफेस, बात तो एक ही है, नॉर्मल टू सरफेस के साथ में जो इंसिडेंट रे है एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल होगा। अब यहां से रे बाहर गई भैया, सबको पता है रेयर से जब डेंसर से जब रेयर जाएगी तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी यानी आर मेरा बड़ा होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति में ये यहां पे जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएगी, अल्टीमेटली इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज में बनने वाला एंगल बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बनने वाला एंगल गामा, हमेशा वही लेना है। साइन कन्वेंशन की बात करें, यहां पे u मेरा नेगेटिव होगा, r मेरा नेगेटिव होगा, बट v इज हियर पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइन कन्वेंशन की बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगा के देखते रहिए, बिकॉज जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो साइन कन्वेंशन की जरूरत आपको पड़ेगी। अगेन एक बात और मैं आपको रिकॉल करा देना चाहूंगा, अननोन क्वांटिटी का साइन आपको खूब पता है, लेकिन आपको फॉर्मूले में अननोन क्वांटिटी का साइन बिल्कुल नहीं डालना, कभी नहीं डालना। अननोन क्वांटिटी जब भी कैलकुलेट होकर के आएगी तो अपना साइन अपने साथ लाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन की बात करें, देखिए हमने यहां पे कलर भी चेंज कर रखा है। यहां पे क्या हो रहा है, mu1 ओवर v, आपका इमेज कहां बन रहा था, mu1 में बन रहा था, इसलिए mu1 ओवर v। आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डेंसर में रखा हुआ है, माइनस का mu2 ओवर u। अब यहां mu1 mu2 सेम सीक्वेंस में, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखने का। अब डेंसर टू रेयर जब भी होगा आपको यही इक्वेशन डालनी है, चाहे उसमें आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे भी हो रहा हो और कहीं भी हो रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा इमेज फॉर्मेशन है जिसमें इमेज जो है वो मेरी रेयर में न बन करके डेंसर में बनती है। अगेन तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे, तो दैट इज द सेम थिंग। अगेन डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मेरा चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला वही रहेगा। हाँ, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन मुझे यूज करना होगा, जो भी मेरी नोन क्वांटिटी है उनके लिए। तो
डियर स्टूडेंट्स अगला फिगर हम देखें, द सेम थिंग अगेन। अगला फिगर देखेंगे, सारी फिगर आपको एक बार बना के देख लेनी चाहिए। अब जरा हम लोग बात करें कि कोई हमारे पास जस्ट लाइक ए पेपर वेट है। पेपर वेट में क्या हो रहा है जी, अब देखो डॉटेड लाइन का मतलब इमेजिनरी है और सॉलिड लाइन का मतलब एक्चुअल है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये पेपर वेट यानी गोला कांच का न रखा होता तो ये जो रेज जो कन्वर्ज हो रही थी ओ पॉइंट पे कन्वर्ज होती। क्लियर? अब ये मेरा यहां से डिस्टेंस मेजरमेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जहां कन्वर्ज होती एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो वही माना जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यहां तो हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो मेरा यहां पे माना जाएगा जहां पे कन्वर्ज होकर के ये बन रही है। तो डियर स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया यहां पे क्या यू। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? और डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है और यहां से मैं यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो यू पॉजिटिव होगा भैया इस केस में। बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने ये कांच का गोला यहां पे रख दिया, कांच का गोला रख दिया, तो ये क्या होगा, इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से कन्वर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा तो यहां पे वेव फॉर्मेशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स इसके लिए अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, v होगी। दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब इसका उल्टा केस देख लेते हैं। ये तो रेयर से डेंसर जा रहा था, अब डेंसर से रेयर भी जा सकता है। आपने क्या किया, एक टम्बलर ले लिया और इसके अंदर आप बैठ गए, अपनी आंख को रख दिया, चलो जी मत रखो कैमरा, अच्छा कैमरा रखोगे ठीक है, आंख नहीं रखोगे जी कैमरा रखोगे। आपने यहां कैमरा रख दिया और बाहर से रेज आपकी पैरेलल आ रही है, तो उसमें रेज फॉर्मेशन ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हॉट्स में क्वेश्चन जाते हैं तब आपको इस तरह के मिलते हैं, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आना ही आना है कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आप अगेन हमारी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास ही लेंगे, लेकिन अगेन मैं यहां पर ब्रीफ करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स ये कुछ नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा केस है। क्या रेयर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयर, दो केस हैं आपके, दोनों केस की इक्वेशन को लेकर के आपने जोड़ देना, बस आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला अलग चीज है, अभी बाद में पढ़ेंगे। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी लेंस को बनाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू वी, इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना, तो दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जो स्फेरिकल सरफेस हमने पढ़े थे जिसमें हमारा पहला रेयर से डेंसर था, दूसरा डेंसर से रेयर था, दोनों इक्वेशन आपको याद है, दोनों को आपने जोड़ देना है। हां एक बात और खास रूप से ध्यान रखनी है, क्या पहले केस का जो इमेज होगा वो दूसरे केस में एज ऑब्जेक्ट यूज होगा। सिंपल, बस एक बात रट लो भैया, समझना है तो जाओ कॉम्प्रिहेंसिव क्लास में, और रटना है तो भैया जो मैं ब्रीफ कर रहा हूं इसको रट लो, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट प्रूफ भी आपको मिलता है और कई बार इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल मिलता है, कई बार इसके बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है, मिलता ही मिलता है भैया। लेंस मेकर फॉर्मूले के बिना तो काम चलता ही नहीं है, पेपर ही नहीं बनता। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे पहली इक्वेशन लिखी रेयर टू डेंसर, दैट इज हियर, ऊपर से आप देखेंगे अभी मैंने आपको रिकॉल कराया। दूसरी रखेंगे डेंसर टू रेयर, दोनों इक्वेशंस को आपने रखा, पहले केस में जो इमेज डिस्टेंस है, दूसरे केस में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपने सिंपली इनको जोड़ दिया। अब जोड़ते समय भैया बड़ा नॉर्मल सी बात है, ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी बचा होगा उसको लिख दो। आ गया जी लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सी फारसी पढ़नी है आपने, मैथमेटिक्स पढ़ना है या फिजिक्स पढ़नी है? अब फारसी कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन क्योंकि पढ़ी नहीं है तो इसलिए मुश्किल लगती है। चलिए, तो डिस्टेंस अब इन दोनों को मैंने ऐड अप किया तो ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन में से μ1 μ2 को दूसरी तरफ ले जा सकता हूं, या μ1 से सीधे सीधे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे को नया फॉर्म ये मिल गया। अब अगेन ध्यान रखें, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है that is not for convex, not for concave, that is the universal equation। आप यहां देख रहे होंगे ये बीच में जो माइनस का साइन आ रहा है, दिस वन, ये जो माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस का साइन यूनिवर्सल इक्वेशन के लिए है, ना ये कॉन्वेक्स के लिए, ना कॉनकेव के लिए। अब आप फर्दर जब आप इसको यूज करोगे तो भैया क्या देख रहे हो, यहां पे R1 R2 देख रहे हो। एक चीज और, हाँ हो सकता है आप जो कह रहे हो ठीक है भैया, ऊपर तो R ही पढ़ा था आपने, एक एक सरफेस था, R पढ़ा था, लेकिन जब दो सरफेस अलग अलग पढ़ रहे हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉर्मली वैसे तो बराबर मिलती है, लेकिन अगर बराबर नहीं भी है तो देन यू हैव टू यूज R1 एंड R2। क्या फर्क पड़ गया भैया? अब R1 R2
कैसे आपने कंसीडरेशन में लेना है ये बात मैं पहले भी समझा देता हूं, फिर एक बार समझा देता हूं। क्या है भैया, कैसे कंसीडर में लोगे R1 R2? देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहला जो सरफेस ये आपको दिख रहा है बी वाला, ये आपका फर्स्ट सरफेस होगा, और इस फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इसे आप लोग R1 कहोगे। अब फर्स्ट सरफेस के बाद जो दूसरा सरफेस आएगा ऑब्वियस है वो दूसरा सरफेस सेकंड सरफेस होगा। सेकंड सरफेस ये वाला है, येलो वाला। अब ये सेकंड सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है भैया ये R2 होगी। इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर आप R2 को देखोगे तो दैट इज नेगेटिव, और R1 को देखोगे तो दैट इज पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला आया था, इस जनरल फॉर्मूले में अगर मैं R1 की वैल्यू को पॉजिटिव और R2 की वैल्यू को नेगेटिव डाल दूंगा तो मेरे को कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाएगा। बाकी जो डिफरेंट लेंसेज हैं उनके लिए मैं पहले ही आपको सारा समझा चुका हूं रेगुलर क्लासेस के अंदर, तो एक केस लेके मैंने आपको यहां समझाया, बाकी सारे वहां से आप देख लेंगे। ये मेरा जनरल इक्वेशन आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इमेज फॉर्मेशन मेरे को यहां करके देखना है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि ये कॉनकेव लेंस के लिए भी लेंस मेकर फॉर्मूला मुझे बनाना है, तो इमेज फॉर्मेशन जरूर करके देख लें। बाकी ये रूट मेमोरी में डाल सकते हैं। आपने पहला केस रेयर टू डेंसर, दूसरा केस डेंसर टू रेयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब यहां पे कोई साइन कन्वेंशन आपने नहीं डाला हुआ है, आपने सीधे सीधे 1 और 2 इक्वेशन लिखी है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। ध्यान वही रखना है, पहले केस का जो इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे केस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह से यूज होगा, इसलिए आप देखेंगे कि यहां पे जो V1 है वो यहां भी V1 के बराबर मिल रहा है। अब ये स्टूडेंट्स अगेन आया, देखें आपने यहां डायग्राम बनाया था कॉनकेव का, लेकिन इक्वेशन तो वही आ गई जो कि कॉन्वेक्स के लिए निकली थी। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों केसेस में इक्वेशन तो आपकी सेम ही रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, R1 R2 को चेंज करके केस बनते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके बनते हैं, पानी में डाल देते हो क्या होगा, ग्लिसरीन में डाल देते हो क्या होगा, बाहर रेयर मीडियम है लेंस के, अंदर डेंसर मीडियम है क्या होगा, बाहर डेंसर मीडियम है अंदर रेयर मीडियम है क्या होगा। देयर आर सो मेनी केसेस, एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं रेगुलर क्लास में, सारा एक एक केस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने लेंस मेकर फॉर्मूले के क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है तो अगेन वो सारे केसेस आप एक एक बार लगा के देख लेंगे। दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने वही फिगर को रिपीट किया हुआ है प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस को लेकर के, तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक बात हमने अगेन यहाँ पे बताई कि भैया जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बड़ी बढ़िया है हॉट्स के लिए। देखें, अगर किसी लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है, जैसा कि जनरली होता है, आप यहां पे लेंस लेते हो, यहां भी एयर होती है यहां भी एयर होती है, तो दोनों तरफ मीडियम सेम हो गया लेंस के। ऐसी स्थिति में F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। साइन की बात नहीं कर रहा मैं, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब लेकिन आपको एक उल्टा केस मिल जाए कि भैया लेंस तो बीच में रखा हुआ है, चलो जी शेड से बना देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा सा लगेगा आपको। लेंस तो ये रख दिया जी आपको लाल रंग वाला, एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक तरफ μ2 है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेंस को बीच में लगाया, इधर पानी भर दिया, भैया कोई नया केस नहीं है। आपकी आंख के अंदर यही होता है, आपकी आंख का जो लेंस है मस्कुलर लेंस है, सब जानते हो, एक तरफ बाहर की तरफ एयर है और अंदर की तरफ क्या है बताओ, एक्वस ह्यूमर। बन गया यही वाला केस। तो जो आंख का आपका लेंस है वही केस मैंने यहां पे निकाल के रखा है, कोई नया कम नहीं किया। अब ये मत कहना आई तो हमारे जो है सिलेबस में नहीं है, और भैया आई सिलेबस में नहीं है, लेंस तो हमारे सिलेबस में है। देखो जरा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों तरफ अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में F1 अपॉन F2 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हॉट्स का बना सकता है। चलिए अब डियर स्टूडेंट देखिए, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉन के लिए नेगेटिव, प्लेन के लिए इनफाइनाइट। बहुत सारे बच्चे तो इसी में फंस जाते हैं
कि भैया प्लेन अगर मेरे पास ग्लास शीट है तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट कैसे आई? आप प्रूव भी कर सकते हैं जी। अभी आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, आप उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ की ले लो, 11th में पढ़ के आए हो। छोटा बबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, जल्दी बोलो, छोटी। बड़ा बबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, बड़ी। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, जस्ट यू हैव टू रिकॉल इट। अब एक बच्चा हमारा परेशान होता है अपार्चर को लेकर के। कोई कहता है ये अपार्चर इज द एरिया, में डेफिनेशन पूछता हूं भैया अपार्चर क्या है, कोई कहता है ये एरिया, कोई कहता है ये रेडियस, कोई कुछ, कोई। भैया यहां से क्लियर कर लो, एग्जैक्टली अपार्चर इज इफेक्टिव डायमीटर। मैंने डायमीटर को यहां पर रेड से मार्क किया हुआ है जिससे कि आप गलती ना करो, ठीक है। एग्जैक्टली अपार्चर इज अ वन डायमेंशनल क्वांटिटी, दैट इज नॉट टू डायमेंशनल क्वांटिटी। एरिया नहीं है, क्या है? डायमीटर है। किसका? लेंस का। अब जो ऊपर लेंस बना रखा है इसी पे दिखा देते हैं ये आपको। ये है इसका अपर्चर, दैट इज द डायमीटर ऑफ लेंस। अब ये जितना बड़ा लेंस होगा उससे उतनी ज्यादा लाइट रेज जाएंगी, उतना ही अच्छा इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन अच्छे का मतलब इंटेंस। कभी कपड़े के शोरूम में गए हो? हाँ जी, खूब गए हैं। क्या होता है, जैसे ही आप जाते हो, आपने कभी नोटिस नहीं किया, अगर कोई पहले से ग्राहक नहीं है, आप वहां पहुंचे तो वो सबसे पहला काम दुकानदार या नौकर क्या करता है? सारी लाइट ऑन करता है जी। लाइट ऑन क्यों करता है? लाइट ऑन ये इसलिए करता है कि जब आप कपड़ा देखोगे या सोने की दुकान पे चले जाओ मम्मी के साथ, देखो भैया वहां कितनी इंटेंस लाइट होती है। मुझे तो ऐसा लगता है वहां जो अंदर बैठने वाले लोग हैं उनकी जो प्यूपिल है वो कुछ दिनों में खराब हो ही जाती होगी, इतना इंटेंस लाइट होती है वहां पे। वो इसीलिए होती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लाइट गिरेगी, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, आईज में आएगी, गुड लुकिंग होगी। बड़ा सिंपल, रिफ्लेक्शन के केस में सारा समझाया हमने। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, जितना बड़ा अपार्चर होगा उतनी ज्यादा इमेज ब्राइट बनेगी या इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और इंटेंसिटी इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब पावर ऑफ लेंस की बात करें, डायोप्टर में मेजर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी गलती करते हैं। क्या करते हैं? डायोप्टर तो लेते हैं लेकिन फोको लेंथ को सेंटीमीटर में प्लेस करते हैं। भैया जब भी आप डायोप्टर की बात करेंगे तो फोको लेंथ आपको मीटर में लेनी है। अगर आप मीटर में फोको लेंथ लेंगे तभी डायोप्टर आपकी यूनिट आएगी पावर की, अदरवाइज तो डायोप्टर पावर नहीं आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पावर की बात की हमने, कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और प्लेन के लिए पावर 0। जो आप लोग धूप वाले चश्मे लगाते हो उनमें जो लेंस ही कहते भैया उसको, लेकिन उस लेंस की पावर क्या होती है? 0 होती है, और फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इमेज फॉर्मेशंस हैं, तो थोड़ा सा समय इसमें आपको जरूर लगाना चाहिए। आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है डिफरेंट इमेज फॉर्मेशंस के लिए, लेकिन अब आपको एक बार बिल्कुल सारी बुक्स और नोट्स बंद करके ये सारी इमेजेस आपको रिकॉल कर लेनी चाहिए, एक बार बना लेनी चाहिए। देखिए, मैं यहां कुछ चीजें क्लियर करूंगा। दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, फोको लेंथ 2f, 2f को आप लोग r भी कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह देते हो। अब बियॉन्ड 2f एक चीज और ले लेते हैं यहां पे, 4f। अब बच्चों 4f से पीछे अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब यहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो 10-20 किलोमीटर दूर ले जाकर के ऑब्जेक्ट को रखना है। 4f के पीछे कहीं भी है, दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज इंफिनिटी। वैसे भी आपको पता है कि भैया 9th तक ही तो आपने पढ़ा था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जैसे ही 12th में आए तो प्रकाश तो टेढ़ी रेखा में चलने लगा। फ्राउनहोफर ने कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या करूं भैया? हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है 1.67 मीटर तक, ये अब जोड़ो, इसके बाद तो प्रकाश डेविएट होना शुरू हो जाता है। तो 4f इंफिनिटी मैं लूंगा, 4f के बियॉन्ड कुछ भी रखा होगा। बहुत ज्यादा जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ 4f के पीछे तक की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को लेंसेज के बारे में बात करनी है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहां मेरा पहला ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, तो इमेज फॉर्मेशन 2f और f के बीच में हो गया, छोटा हो गया, रियल हो गया। रे फॉर्मेशन आप बना ही लेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपने 2f पे रखा, 2f पे रखा तो 2f पे ही इसका इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज बनेगा, रियल बनेगा, पर्दे पे आप इसको ले सकते हो।
अगला आपने रखा f और 2f के बीच का, भैया इसका कन्वर्स तो ये है, क्या फर्क पड़ता है, इसको ऑब्जेक्ट कहा तो ये इमेज हो गई, अब इसको ऑब्जेक्ट कह दोगे तो ये इमेज बन जाएगी, डजंट मैटर। तो आप जितने भी केस देखते हो उन सब का कन्वर्स आप लोगों को जरूर मिल जाता है। अब जरा देखिए जी, ये बड़ा बढ़िया सा केस क्या है, ये है जी हमने अपने ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखा है। अब इस o को, ये o मत समझ लेना, ये वाला है भैया o, तो हमारा ईमानदारी वाला o तो ये वाला है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब फोकस और o के बीच में ऑब्जेक्ट अगर मेरा रखा हुआ है तो रेज जो है वो यहां डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है तो यहां इमेज फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा, आपको इनको वापस ले जाना पड़ेगा। अब ये देखिए मेरे पास ये है कैसा, इमेजनरी इमेज फॉर्मेशन, जिसके लिए v की वैल्यू नेगेटिव है, साइज बड़ा है, पर्दे के ऊपर मैं इसे ले नहीं सकता। सिंपल माइक्रोस्कोप का यही डायग्राम है, बस सिंपल माइक्रोस्कोप में ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस पर यानी 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। कहां से, इस लेंस से। लेंस और आई के बीच की जो एंगल है वो डिस्टेंस है, इसको नेग्लिजिबल लेना है, बिल्कुल कैसा लेना है, जीरो लेना है, जितना नजदीक आप रख सकते हो उतना नजदीक आपको रखना है। तो इस सिंपल माइक्रोस्कोप का भी आपको क्या मिल जाता है, डायग्राम मिल जाता है। दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर इमेज फॉर्मेशन मैंने कॉनकेव के लिए बताया, तो कॉनकेव में इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। अगेन आई होप सो कि आप इन सबको एक बार प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये मेरा आता है क्या, लेंस फॉर्मूला। ये लेंस मेकर नहीं है, अभी तक हम लेंस मेकर पढ़ रहे थे, अब है ये लेंस फॉर्मूला। ध्यान रहे, whenever we are going for lens formula there is a negative sign। अगर मिरर का केस होता, हालांकि आप लोगों के यहां मिरर इस साल तो सिलेबस में है ही नहीं, आपको पता है, ठीक है, बाकी हमने कराया हुआ है तो आप हिप्नोटाइज ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना है या आगे पीछे के लिए करना है, लेकिन इस साल नहीं आएगा, ऐसा है। चलिए, तो मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं तो उसमें यहां पे प्लस आता है, सबको पता है, लेकिन लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो माइनस आता है। अब खास बात यह है कि लेंस मेकर फॉर्मूले में 1/r1 माइनस 1/r2 आ रहा था जनरल फॉर्मूले में, ये भी जनरल फॉर्मूला है तो यहां भी माइनस आ रहा है, तो सिमिलरिटी है, माइनस माइनस है दोनों में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहां इसको भी यूज करते समय आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, भैया इसका प्रूफ भी हमारे सिलेबस में कर लेना, किसी भी इमेज को लेकर के कर लेना, 2 मिनट का प्रूफ है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपने लेने होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी प्रूव करो, डायगोनल वाली जो सिमिलरिटी है उसको छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, या तो बेस को कंपेयर करोगे या तो हाइट को कंपेयर करोगे, दो ट्रायंगल्स लोगे बना दोगे। अब मैंने तो फटाफट कर दिया, लेकिन आप जब तक इसको हाथ से लिख के नहीं देखोगे आपका थिन लेंस फॉर्मूले का प्रूफ आपसे हो नहीं पाएगा, यह ध्यान रखना। डेरिवेशन सेम करना है, चाहे वो किसी भी तरह की इमेज फॉर्मेशन आपसे कह दे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। चलिए, मैं अब इसके यूज की बात कर रहा था डियर स्टूडेंट, तो जिसमें जो भी अननोन क्वांटिटी है उसका साइन आपने कभी भी अपनी तरफ से नहीं डालना है, आप बिल्कुल खूब पता है आपको जी क्या आएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से नोन क्वांटिटी का कभी भी साइन नहीं डालेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से बोलता हूं डियर स्टूडेंट्स, जो भी अननोन क्वांटिटी है जो आपको निकालनी है उसका साइन आपको पता है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको साइन डालना ही नहीं है। अननोन क्वांटिटी अपना साइन अपने साथ लेके आएगी, लेकिन जो नोन क्वांटिटी है, चाहे वो फोकल लेंथ नोन है या यू नोन है, इनका साइन कन्वेंशन आपने इस इक्वेशन में हमेशा डालना है। इसको हम लोगों ने लिख दिया और इसको लिखते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। सॉरी, तो जब भी लेंस फॉर्मूले की बात हम लोग करेंगे तो थिन लेंस के लिए करेंगे, एजम्पशन हम लोगों को यहां भी लिखने हैं, जो 4 एजम्पशन आपको आज ही बताए हैं। ये रियल इमेज फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स, मैं अब इस पर टाइम खराब नहीं कर रहा। इमेजिनरी इमेज फॉर्मेशन, अब इमेजिनरी को ही हम लोग यहाँ पे वर्चुअल इमेज कहते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज में। ये अगेन वर्चुअल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ, लेंस के केस में u और v के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे को इस तरीके का मिलेगा। गेटिंग द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स? दैट्स इट। अब देखो
u मेरा नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव होता है, v कभी नेगेटिव होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ग्राफ मेरे को कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, कभी थर्ड में मिलेगा, व्हाटएवर, तो वो आपने ध्यान रखना है, लेकिन ये इस तरह का ग्राफ मिलता है। अब कुछ इमेजेस और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बड़ी मजेदार सी। हम लोगों ने नॉर्मल केसेस में क्या किया था भैया, लेंस लिया था पैरेलल रेज को लेकर के, पैरेलल रेज को लेकर के तो फोकस करा दिया था, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है भैया, ये कन्वर्जिंग रे आ रही है, फिर क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि लेंस है ही नहीं, जब लेंस है ही नहीं तो यहां पे आकर के ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने लेंस रख दिया तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज कर देगा, इमेज फॉर्मेशन यहां पहले ही हो गई तो ये हो गया V। इन दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो भैया आपका U भी पॉजिटिव और V भी पॉजिटिव, U और V दोनों ही पॉजिटिव है इसमें। तो मैंने बताया था ना आपको कि पर्टिकुलर केसेस में U आपका पॉजिटिव हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी, देखो सिंगल में ही पता लग गया। तो डिस्टेंस ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हॉट्स वाले क्वेश्चन है, आपको ये किसी भी फॉर्म में पूछे जाते हैं, केस स्टडी में भी आ जाते हैं, रीजनिंग में भी आ जाते हैं, 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं भैया। चलिए डिस्टेंस नेक्स्ट फिगर को हम लोग थोड़ा यहां कंसीडर करना चाहें। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट से दो रे हमने यहां पे दी, प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडरेशन में नहीं लिया हुआ, यहां पे इंटरसेक्ट की, पॉइंट लाइन इमेज फॉर्मेशन हुआ, यहां स्क्रीन रख दिया। अब इंटरसेक्ट होने के बाद ऐसा तो नहीं रे हमारी टर्मिनेट हो गई, इंटरसेक्ट होने के बाद रे तो भैया आगे जाएगी, टकराएंगे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यहां हो जाएगा, मान ली बात, ये दोनों यहां पे टकराएंगे तो इमेज फॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये रे इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, अब यहां कहीं भी आप अपना स्क्रीन रखोगे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखें, दोनों लेंसेज को नजदीक रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पे 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 डाल सकते हो। अब ये जनरल फॉर्मूला है, अगेन यहां पे पहले लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दूसरे लेंस की नेगेटिव होती है, तो आप यहां पे साइन कन्वेंशन के साथ इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे, इतनी सी बात। आगे देखो, डिस्टेंस से देखिए, आपने लेंस को काट दिया जी, अपार्चर के अलोंग काट दिया, जिधर अपार्चर था आपका लेंस उसके अक्रॉस काट दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं। ऐसी स्थिति में जो फोकल लेंथ है वो दोनों की 2 टाइम्स हो जाएगी, पावर आधी आधी हो जाएगी। कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, उस स्थिति में आपने अपार्चर के अक्रॉस इसको काट दिया, 2 लेंस बन गए, दोनों की फोकल लेंथ 2f हो गई, दोनों की पावर आधी आधी हो गई। पहले कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स था, अब पहला लेंस बना प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा बना कॉन्वेक्सो प्लेनो। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? नेमिंग भी क्लियर हो गई जी, नाम कैसे देंगे इनको। अब जरा देखिए, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात तो की, लेकिन आप थोड़े दूर दूर रख दिए। अगर दूर दूर रख दिए तो पहले तो मैं इमेज फॉर्मेशन सीख लूं, ये हॉट वाले क्वेश्चन है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आते, तो कमजोर दिल वाले बच्चे थोड़े दूर रहे इनसे। चलिए, तो पहली बात तो यहां कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो आपको 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 ये डालना है। साइन कन्वेंशन आप डालेंगे, यहां पे f2 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहां भी एक नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। d इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब जरा इमेज फॉर्मेशन की बात करें, भैया ये लेंस जो कॉनकेव है ये नहीं था तो डॉटेड लाइंस की वजह से यहां ये जो है मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया, इमेज बन गया। अब जैसे ही आपने ये वाला लेंस डाला तो ये जो डिस्टेंस है ये इस लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए यू की तरह से वेव करेगी, और फाइनल इमेज आपका यहां पे बन रहा है तो ये वी की तरह से वेव करेगी। तो ये यू और वी जो मैंने लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, सेकंड लेंस कॉनकेव लेंस के लिए लिखे हैं। द सेम थिंग हियर अगेन डियर स्टूडेंट्स, अगेन द सेम थिंग इज हियर। तीनों केसेस में मैंने इमेज फॉर्मेशन किया है, बाकी अब ज्यादा पढ़ने की तो कोई लिमिट होती नहीं है, तो यू में गो थ्रू जितने भी केसेस आपको मिलते हैं, मुझे जितने पॉसिबल केस मिल रहे थे जिनसे आपका फंडा क्लियर हो सके वो मैंने यहां डाल दिए, तो यू हैव टू गो फॉर।
अब अगेन ये फोकस की बात की हमने, तो यहाँ इसमें बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी बात, छोटी सी बात समझाई है। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े काम की है, पते की है। देखिए इस फिगर में देखते हैं हम क्या किया हमने। अरे भैया जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था उसके अक्रॉस इसको काट दिया तो दो लेंस बन गए। दो लेंस बन गए तो दोनों की फोकल लेंथ वही है जो पहले थी, दोनों की पावर वही है जो पहले थी। अंतर क्या पड़ा भैया, अपार्चर छोटा हो गया। अपार्चर छोटा हो गया तो अब जो दोनों से इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी, बस इतना अंतर पड़ेगा, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जरा इसको देखिए, डिस्टेंस लंबी फोकल लेंथ पावर छोटी, रेसिप्रोकल होता है, अरे अभी पढ़ा है आपने 1/f। तो लंबी फोकल लेंथ पावर छोटी। अब डेविएशन की बात कर लेते हैं। डेविएशन होता क्या है, जब भी आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में रे जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन। देखो जी डेविएशन दिखा देते हैं, क्या देखो, ये देखो, ये पैरेलल रे आ रही थी, लेंस से टकराई, टकराने के बाद ये वाली चली गई। अब जरा देखो, ना होता लेंस तो ये पाथ होता, अब इस पाथ के साथ में ये डेविएशन हुआ। अरे प्रिज्म भी तो आपने किया है, प्रिज्म में भी तो ऐसे डेविएशन दिखाया था भैया, ये एंगल ऑफ डेविएशन यहां, ये एंगल ऑफ डेविएशन यहां, बात खत्म। तो डेविएशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ले लें। एक ही लेंस को काटा और काट के फिर दोबारा से जोड़ दिया, किसने मना किया, जोड़ देते हैं जी। ये लिया जी, काट दिया जी, दोनों लेंस ऐसे लगाए, दोनों लेंस ऐसे लगाए। इस स्थिति में नई फोकल लेंथ पुरानी फोकल लेंथ के बराबर, इस स्थिति में भी नई फोकल लेंथ पुरानी फोकल लेंथ के बराबर। लेंस को लिया जी, काट दिया प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस, दोनों को बाजू बाजू में रखा, फोकल लेंथ हो गई f/2। आपने दोनों को उल्टा सीधा करके रख दिया, ये प्लेन शीट की तरह से काम करेगा, फोकल लेंथ इसकी इंफिनिटी हो गई, पावर 0 हो गई। तो डिस्टेंस ये है लेंस की कटिंग का कॉन्सेप्ट। और कैसे काटोगे, हाँ थोड़े से रख के तोड़ दो, क्रिस्टल बना दो उसके। चलो तो डिस्टेंस ये बात थी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली, अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है, वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। तो आई होप सो अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, देन वी हैव टू डिस्कस ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ 40 मिनट्स में आपको बहुत सारी चीजें दे दी हैं, लेकिन आप अगर इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, और 3 घंटे अगर आपने ये लगा दिया तो आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, आपको कर लेना चाहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।